अब राहुल देवी जी, अगर प्योरली पॉलिटिकल टर्म्स में बात करें या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के संदर्भ में बात करें कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ईसाइयों से मिलने की बात करते हैं, पसमानदा मुसलमानों से मिलने की बात करते हैं, तो क्या जो उनका हिंदू कंसोलिडेशन होता है, हिंदू कंसोलिडेशन जो जो उनका उनका काडर है, क्या उसके अंदर बेचैनी नहीं पैदा होती कि आपने जिंदगी भर तो मुझे कुछ और सिखाया, अब आप खुद वही काम कर रहे हैं? आप दूसरी पार्टियों के ऊपर अपीजमेंट की बात करते थे, तुष्टिकरण की बात करते थे, अब मोदी जी खुद तुष्टिकरण कर रहे हैं, खुद मोहन भागवत तुष्टिकरण कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आज से कुछ महीने पहले जब मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना, तो उसके बाद ट्विटर पे जिस तरीके से उनके खिलाफ एक कैंपेन चला, ट्रोलिंग हुई, वो भी अद्भुत बात थी कि सरसंघ चालक के खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है, और वो भी जो उन अकाउंट से जो हिंदुत्ववादी अपने आप को कहते हैं। तो क्या ये एक 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 बेचैनी नहीं पैदा करेगी संघ परिवार के अंदर और बीजेपी के अंदर? राहुल जी, अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा थोड़ा सा। पिछले काफी दिनों से वो बेचैनी तो रही है और है, अब भी है। अब इससे आगे आगे वो बढ़ेगी ही। ऐसा नहीं कि पहले वो थी नहीं। और मैं भी थोड़ा निगाह रखता हूँ यूट्यूब पर, इस तरह के चैनलों पर और सोशल मीडिया में, जहाँ पर खुलेआम गालियाँ मोदी को और भागवत को दी जा रही हैं, और कि इन्होंने हिंदू हितों का सौदा कर लिया है, ये हिंदू हितों से गद्दारी कर रहे हैं। ये बातें खुल के हो रही वहाँ पर, और इनकी बहुत आलोचना होती है, अब और तीखी होगी। मैं निजी जानकारी मेरी थोड़ी सी ये है कि संघ में और भारतीय जनता पार्टी में भी वरिष्ठ स्तरों पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो समझदार गंभीर लोग हैं, और उनको जो एक सांप्रदायिक वातावरण में गिरावट आई है पिछले कई सालों में, जो तीखापन आया है, उससे उनको चिंता है और उसका दुख है उनको। लेकिन वो अभी अपने को खुलकर बोलने में सक्षम नहीं पाते। और आप जानते हैं कि संघ में भी और बीजेपी में भी इस तरह का माहौल है कि वहाँ इन चीज़ों पर कोई खुलकर बोलता नहीं है। तो ये एक कसमसाहट, एक उलझन तो रही है। इनको कई चीज़ें एक साथ करनी है। और देखिए, आपकी इतनी घटनाएं हुई, तो मोदी जी को भी अगर आप उनका व्यवहार देखें, जिस कई बार उनसे मांग की जाती है कि भाई इतनी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, परिघटनाएं हो गई, लिंचिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई, अभी हाल में होती रहती हैं। रामनवमी पर इतना बवाल हो गया कई देश के हिस्सों में, और होते रहते हैं। घटनाएं बढ़ रही हैं, पारा बढ़ रहा है, लेकिन उनकी ओर से कोई साफ संदेश इसके विरुद्ध या इस तरह का कोई संदेश या संकेत कि उनको इसका दुख है, ऐसा इससे देश को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं आया मांग के बावजूद। लेकिन इस तरह की आउटरीच भी वही कर रहे हैं, इसका नेतृत्व भी वो कर रहे हैं। तो जाहिर है कि वो अपने जो उनका बिल्कुल एकदम असली आधार है, जो जिन ईंटों से मिलकर उनकी ये नींव पर खड़ी हुई है इमारत, उसको वो हिलाना नहीं चाहते। लेकिन उनको ये ज़रूरत महसूस हो रही है, और मैं अपने दोनों मित्रों से सहमत हूँ कि आप जब एक देश की सरकार में हैं, आप राष्ट्राध्यक्ष की स्थिति में हैं, वो भी भारत जैसे प्रमुख देश के, तो आपको विश्व के जनमत की चिंता करनी पड़ती है। आप भले ही अपनी आंतरिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कितना ब्रवाडो, कितनी एक एक बहादुरी वाली शैली में बात कर लें, लेकिन आपको दूसरे सब देशों में जाना होता है, आपको वहाँ राष्ट्राध्यक्षों से मिलना होता है, उनसे बात करनी होती है, उन सब का भी एक असर होता है। और वहाँ पर भी आप गर्दन ऊंची करके चल सके, ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए जरूरी है। तो विश्व जनमत का एक असर है, और उसमें अपनी एक न्यूनतम प्रतिष्ठा बनाए रखना देश के लिए भी और उस राष्ट्राध्यक्ष के लिए भी जरूरी है। तो ये भी एक इसमें महत्वपूर्ण वो है। एक जो तीसरी बात मैंने पहले कही थी कि अब भी देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी को प्रवेश नहीं मिला पूरी तरह से, जहां वो कमजोर है। तो कोई भी राष्ट्रीय जो विस्तार की कामना करती है, वो उन जगहों पर जाने की कोशिश करती है, रणनीतियां बनाती है जहां पर वो अभी तक नहीं जा पाई है। और अंतिम बात कि 303 सीटें एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी किसी भी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए भी। इससे ऊपर जाना, अब 2024 में ये आराम से 303 बनी रहेंगी और इससे ऊपर वो जा सकते हैं, ये तो किसी को संभावना नहीं लगती, क्योंकि वो पीक है। तो कहीं ना कहीं कमी आने वाली है, तो उसको दूर करने के लिए, कहीं और से भरपाई के लिए भी जो बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं,
हिंदुओं के भीतर नए वर्गों को भी अपने साथ लाने की कोशिशें चल रही हैं, उनमें एक हिस्सा शायद मैं मानता हूं कि ये भी है। बट राहुल जी, मैं नीलांजन जी के पास जो एक और सवाल आपसे है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी है जब गोवा के अंदर चुनाव लड़ती है तो 8-8 क्रिश्चियन एमएलए इनके पास होते हैं, और वहां पे मनोहर पर्रिकर जब जीवित थे तो बीफ खाने को लेकर उनकी बहुत साफ टिप्पणी थी। अभी पिछले दिनों जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा कि बीफ खाने में कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन उसी बीफ के नाम पे आप देखिए कि नूह में कैसे 2 लड़कों को मुसलमान लड़कों को जिंदा जला दिया जाता है। वहां पे जो 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 ये मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बजरंग दल कुछ सदस्य ऐसे हैं जो लगातार इसकी इनको इन लोगों की टोह में रहते हैं। तो क्या ये राजनीतिक अवसरवादिता माने इसको, या ये कहें कि संघ की हिंदुत्व की विचारधारा में कुछ परिष्कार किया जा रहा है, और वो परिष्कार धीरे धीरे हो रहा है, संकेतों के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि मोहन भागवत पिछले दिनों अरशद मदनी से भी मुलाकात की है उन्होंने उन्होंने विज्ञान भवन में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था जब उन्होंने कहा था कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। तो ये विचारधारा में परिष्कार हो रहा है, लेकिन चूंकि राजनीतिक वैचारिक मजबूरियां भी अगर आप अचानक करेंगे तो काडर आपका भाग जाएगा। उस दिशा में कुछ काम होता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, ये दोहराव है, निश्चित ही है। और आप इसको दो मुही रणनीति भी कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह के संगठन है, संघ भी और बीजेपी भी, और उनके आपस में जिस तरह पूरे संघ परिवार को देखें तो आप देखिए कि उसमें इतने संगठन, विश्व हिंदू परिषद कुछ काम कर सकता है, कुछ काम बिल्कुल नहीं कर सकता, कुछ काम वो भी नहीं कर सकता, वो बजरंग दल करता है। तो अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग समूहों के लिए उन्होंने उनके पास अलग अलग संगठन भी हैं जिनके बीच बिल्कुल अलग अलग है, कई बार टकराते भी हैं। तो ये टकराहट इनको भी साधना है। उनको उच्च स्तर पर जो जो उच्चतम स्तर है संघ का, उसमें समयानुकूल परिवर्तन की जरूरत महसूस होती है। संघ हमेशा धीरे धीरे बदलता रहा है, मामूली सूक्ष्म परिवर्तन उसमें होते रहे हैं, वो अब भी हो रहे हैं, हम देख रहे हैं उसको। तो ये सारी कोई एक ही रणनीति, कोई उस तरह का मोनोलिथिक इंटेलेक्चुअल कल्चर वाला ये पूरा परिवार नहीं है। अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग वर्ग हैं, उनके लिए अलग अलग रणनीतियां। तो मैं इसको यूं देखता हूं, और इसमें निश्चित रूप से जो काडर है उसमें बेचैनी पहले भी थी, अब और बढ़ रही है और तेज हो रही है, और ये वो होगी। मैं नहीं जानता कि इसको साधने की उन्होंने क्या तैयारियां की हैं, शायद विजय जानते हो, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक समय वो आएगा जब उनको थोड़ा ज्यादा सक्रिय रूप से इन अलग विपरीत ध्रुवों को साधना पड़ेगा। कैसे करेंगे मैं नहीं जानता। बिल्कुल। पर नीलांजन दा, बहुत सारे लोग संघ परिवार के बारे में ये कहते हैं कि वहाँ एक तरीके का डिसेप्शन लगातार चलता रहता है। अब वो कहते कुछ है, करते कुछ है। मोहन भागवत कहते हैं कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है, लेकिन मॉब लिंचिंग भी लगातार होती रहती है और उसको लेकर कोई कट्टर बात संघ परिवार की तरफ से नहीं होती है, मोदी जी की तरफ से नहीं होती है। तो ये, अब आप कर्नाटक के चुनाव को देख लीजिए, वहां पर हिजाब का सवाल खड़ा होता है, हलाल का सवाल खड़ा होता है, लव जिहाद का सवाल खड़ा होता है, लैंड जिहाद का सवाल खड़ा होता है। और जबकि अगर अगर इनकी वाकई में मुस्लिम आउटरीच की बात होती है, सारी बातें नहीं होनी चाहिए थी। मुसलमानों की जो दुकानें हैं उनसे किसी तरीके के इंटरेक्शन की बात नहीं की जाती, उनका इकोनॉमिक बाइकआउट की बात की जाती है, और ये सब खुले मंचों से किया जाता है। तो क्या ये डिसेप्शन है? डिसेप्शन तो है, क्योंकि बेसिकली चाहे वो मोदी जी हो या मोहन भागवत जी हो, एसेंशियली तो दो फेस्ड नेता हैं। अब मोदी जी का ही देखिए कि एक पर्सनालिटी जो है वो उनके प्रधानमंत्री का है, तो प्रधानमंत्री के कुछ प्राइम मिनिस्टेरियल इंपरेटिव्स होते हैं। G20 है, आप नहीं स्प्रेड आउट कर सकते, आपको ऑलरेडी डेमोक्रेटिक क्वोशंट गिर रहा है, तो आप नहीं अपने आप को एक एंटी माइनॉरिटी गवर्नमेंट के तौर पे अपनी प्रोजेक्ट होने दे सकते हैं। उसको काउंटर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि प्रधानमंत्री खुद कुछ कॉस्मेटिक आउटरीचेस करें। दूसरी छवि क्या है, दूसरी पर्सनालिटी क्या है, वो ये है कि जो, अगर हम मतलब इतिहास में जाए, वो पर्सनालिटी वो है, वो ठोक ठोक के बोलता है कि जेम्स माइकल लिंगडो, सोनिया गांधी क्या ये चर्च में मिले थे? याद करिए 2002 के पूरा इलेक्शन कैंपेन। तो क्या
उसको हम बिल्कुल भूल जाएं और माने कि ये नए नेता बन गए, या ये माने नेता तो वही हैं लेकिन ये चूंकि आज प्रधानमंत्री की गद्दी में, इसीलिए इस तरह के कंसेशन बोल रहे हैं। भागवत जी की बात बताइए। अब संघ के अंदर हम लोग सब जानते हैं कि उनके जो आइडियोलॉग्स हैं, आइडियोलॉग्स में भी कई सारे डिफिकल्ट कैरेक्टर्स थे, सावरकर जैसे मान लीजिए। लेकिन इधर पिछले कुछ सालों में हम ये देख रहे हैं कि संघ भी और बीजेपी भी, एक सेंस आ रहा है कि थोड़ी पहले की बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना में थोड़ी ज्यादा सावरकराइट हो गई है। गोलवालकर के तो बंच ऑफ थॉट्स में से कई सारे चैप्टर्स बोल दिए कि ये जो है ना, ये किसी एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए थे, तो उनको आज खासतौर से जो एक्सट्रीम जो माइनॉरिटी के व्यू थे उनको बोल दिया कि ये हम आज नहीं मानते हैं। लेकिन सावरकर के तो विचार वैसे नहीं है। तो और सावरकर को मतलब एक तरह से 2014 ऑनवर्ड्स मतलब बहुत प्रमोट किया जा रहा है, एक तरह से नेशनल आइकन के तौर पे किया जा रहा है। G20 ही की जो पूरे का पूरा जो इवेंट्स शुरू हुए थे वो अंडमान से ही शुरू हुए थे। वहां सारे डेलीगेट्स को सेलुलर जेल ले जाया गया था, उनके सेल में ले जाया गया था। अभी हाल में 15 और 16 अप्रैल को दूरदर्शन में वो 2 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसमें नेशनल आइकन्स के तौर पे सबसे ऊपर मतलब गांधी जी के भी ऊपर सावरकर की छवि नजर आती है आपको। तो एक तरफ से तो वो प्रमोशन हो रहा है, दूसरी तरफ आप एक इंक्लूसिव पॉलिटी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये कॉन्ट्रडिक्शन है। आपकी इम्पेरेटिव्स ऑफ द स्टेट ये है कि आपको मोदी जी को वही करना पड़ा जो वो गुजरात में भी बोलते थे कि मैं 6 करोड़ गुजरातियों का मुख्यमंत्री हूं। तब से बात चली आ रही है, सबका साथ सबका विकास जो है वो 6 करोड़ गुजरातियों का मैं नेता हूं, ये उसी का एक्सटेंशन है। 2019 में आपने ये आपको ये याद होगा, उन्होंने ये भी कहा था कि सबका प्रयास सबका विकास तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सबका विश्वास की भी बात की थी। लेकिन उसकी इमीडिएटली बात क्या होता है, इमीडिएटली आप यूएपीए को और स्ट्रिंजेंट बना देते हैं, आप ट्रिपल तलाक का कानून लाते हैं, आप सीएए लाते हैं और तमाम तरह की चीजें। पूरा का पूरा जो 2019 का जो कश्मीर 370 पे आप उसको रद्द कर देते हैं। तो पूरा का पूरा जो पोस्ट विक्ट्री 2019 था वो सबका विश्वास जीतने के लिए नहीं था। तो सबका विश्वास तो आपने बोल दिया, लेकिन आपकी जो एक्शंस हैं उससे जो मैसेज आती है काडर में, जो राहुल जी भी बोल रहे थे, तो वो सफिशिएंट मैसेज नहीं जाता है। हरिद्वार में कोई मीटिंग होती है जिसमें हेट स्पीच होता है, उनके खिलाफ केसेस तक नहीं होते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एमपीज हैं, एक एक केस को लेके बहुत डिस्कस करने में दिक्कत होगी, लेकिन कोई कंसर्टेड मैसेज नहीं जाता है। सिर्फ चर्च के लोगों से मुलाकात कर लेने से, या फिर ईस्टर के दिन जाके चर्च में एक पौधा बो देने से, या फिर मदनी साहब से मुलाकात कर लेने से मुझे नहीं लगता कि काडर को कोई मैसेज जाता है। सबसे पहले अगर कोई मुसलमान अटैक होता है तो पसमानदा ही होता है, क्योंकि जो एसेंशियल जो वर्किंग क्लास है मुसलमानों में, जो सबसे पहले पिटता है, जिसके ऊपर सस्पिशन होता है कि ये बीफ का ट्रेड कर रहे हैं, कैटल ट्रेड कर रहे हैं। राजस्थान में अभी केस हुआ था, आपको याद होगा, 2 महीने पहले वहां मार दिया गया था, जब हरियाणा पे लाने दिया गया था उसको रोक दिया गया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि दोहरापन है और ये इनकी नेसेसिटी है, इसी के बीच में इनको बैलेंस करते रहना पड़े। पॉलिटिकली आपको हिंदू कंसोलिडेशन जो हुआ है उसको फ्रिटर अवे नहीं करने दिया जा सकता, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जो भी ऑफिशियल पोजीशन पे रहता है उसको ये दुनिया को मैसेज देना जरूरी है कि हमारी वास्तविकता वो नहीं है जो पॉलिटिकली आपको लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।